देखिएगा अब बात करते हैं प्लेन की, ठीक है ना। देखिए प्लेन क्या होता है मैथमेटिक्स में, प्लेन का मीनिंग होता है इनफाइनाइट डायमेंशंस का फ्लैट सरफेस, इसे कहते हैं प्लेन, ठीक है ना। अब देखिए होगा कि 3D में इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे, ठीक है ना। अगर हमें किसी प्लेन की इक्वेशन देनी है या किसी प्लेन को फिक्स करना है तो दो चीजें मेनली रिक्वायर्ड होती हैं। एक तो क्या, उस प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना, एक ऐसा वेक्टर जो कि उसके परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। तो देखिए जैसे देखिए वैसे देखिएगा आप देखेंगे प्लेन में इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज हैं, ये प्लेन है, ये प्लेन, ये ऐसे हो सकते हैं, प्लेन हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने किसी वेक्टर का नॉर्मल वेक्टर ये आपने दे दिया, आपने ऐसे कह दिया कि ये जो वेक्टर है ये इस प्लेन के नॉर्मल है, ठीक है ना, यानी कि ये कह दिया कि जो हमारा प्लेन है ये वेक्टर उसके परपेंडिकुलर है, तो देखिए इससे काफी हद तक प्लेन फिक्स हो जाता है। ठीक है ना, ठीक है। अब प्लेन रोटेट नहीं कर सकता है, मुड़ नहीं सकता इस तरह से, केवल ऊपर ऐसे हो सकता है। अब देखिए इसमें क्या नहीं, अब केवल एक पॉसिबिलिटी है कि इस पर लाई करने वाला एक पॉइंटर दे दिया जाए तो पूरी तरह से फिक्स हो जाता है। एक तो हमने क्या दिया इसका नॉर्मल वेक्टर, लेकिन अभी इसमें इसका मूवमेंट बहुत लिमिटेड हो गया, ठीक है ना, केवल ऐसे ऐसे पैरेलल में शिफ्ट हो सकता है केवल, लेकिन इस पे लाई करने वाला एक पॉइंट और अगर दे दिया जाए तो प्लेन फिक्स हो जाता है, ठीक है ना। देखिए जैसे ये देखिएगा, ये देखिए ध्यान से, ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ऐसे मान लीजिए ये हो गया x एक्सिस y एक्सिस और ये होगा हमारा z एक्सिस, ऐसे करके, ठीक है ना। ये एक प्लेन है, ठीक है ना। ये जो लाइन ड्रॉ की गई है, जो अभी आपको लाइन ऐसी लग रही है, ये इनफैक्ट प्लेन है, ऐसे करके ये ऐसे प्लेन है ये वाला, ठीक है ना। अब क्या हुआ, एक तो इसका दे दिया गया हमें नॉर्मल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर हो, इसे कह दिया हमने n वेक्टर। एक दिया गया इसका नॉर्मल वेक्टर, एक ऐसा वेक्टर जो कि इसके परपेंडिकुलर है, वो दे दिया। एक इस प्लेन पर लाई करने वाला कोई पॉइंट, मान लीजिए पॉइंट A है, इसको दे दिया गया, इसको दिया गया, इट मींस इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर ये दे दिया गया आपको, मान लीजिए ये है A वेक्टर। तो इन दोनों को देने से प्लेन फिक्स हो जाता है। इन दोनों के टर्म्स में इसकी इक्वेशन हम लिख सकते हैं, ठीक है ना। कैसे लिखते हैं इसकी इक्वेशन, उसको देखिएगा। इसे कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म, इसे कहते हैं 1 पॉइंट फॉर्म। इसमें भी दो केस बनते हैं ना, एक फॉर्म होती है इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म और एक होती है इसे कहते हैं कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना। इन दोनों की टर्म्स में इसकी इक्वेशन को हम ऐसे लिखते हैं कि r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0, ये होती है इसकी इक्वेशन। r वेक्टर वही है, क्या होता है r वेक्टर, r वेक्टर x i के प्लस y j के प्लस z के, प्लेन कोई भी हो r वेक्टर ऐसे ही रहेगा, r वेक्टर ये r1 r2 नहीं होता कभी भी, ठीक है ना, ये r वेक्टर रहेगा, ठीक है ना। a वेक्टर क्या था, इस प्लेन पर लाई करने वाले किसी एक पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है, और n वेक्टर क्या है, नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। n वेक्टर क्या है, ये है नॉर्मल वेक्टर है, इस तरह से होता है। तो इस तरह से इसकी इक्वेशन आप ले सकते हैं, ठीक है ना। ये हो गई वेक्टर फॉर्म हो गई। अब ऐसे कहेंगे इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स ये है x1 y1 z1, ऐसे मान लीजिए, ठीक है ना। और ये जो नॉर्मल वेक्टर था इसकी dr कहें या इसके कंपोनेंट्स कहें, वैसे मान लो वो है abc, सही है, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन आप इस तरह से आप लिख सकते हैं, ये हो जाएगी a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी कार्टेशियन फॉर्म। ABC नॉर्मल वेक्टर की dr है या कहेंगे स्केलर कंपोनेंट्स है,
ठीक है ना, और x1 y1 z1 इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं। इक्वेशन आएगी इससे क्या है, ये x माइनस x1 y माइनस y1 डॉट हो रहा है इसके साथ n वेक्टर के साथ, x का a y वाले का b c इक्वल टू 0, ये ठीक है ना, ऐसे होती है। इसे देखिएगा, ये देखिए ये थी हमारी 1 पॉइंट फॉर्म। अब अगर देखिए मैं इसे ऐसे करूं कि इस n वेक्टर को अंदर हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये ऐसे बन जाएगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू 0। देखिए a वेक्टर डॉट n वेक्टर ये क्या होगा, ये एक कांस्टेंट नंबर होगा सिंपल सा, ठीक है ना। इसे ऐसे कर सकते हैं कि r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट n वेक्टर। कैसे, और इस a वेक्टर डॉट n वेक्टर को ऐसे कर सकते हैं कि ये हो गया सिंपल d, ये कांस्टेंट ही होगा, वो भी कांस्टेंट होगा, हमने डॉट रखे वो भी कांस्टेंट। ये जो a डॉट n ये होगा एक स्केलर, एक सिंपल एक नंबर होगा, इसमें कोई वेरिएबल नहीं होगा। r वेक्टर वेरिएबल है, इसमें होंगे x y z होंगे इसमें, ठीक है ना। n वेक्टर कांस्टेंट है, a वेक्टर कांस्टेंट है, तो a डॉट n हो जाएगा कांस्टेंट, सिंपली एक नंबर आ जाएगा 5 7 9 ऐसे कुछ आ जाएगा, नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो इक्वेशन को ऐसे कर सकते हैं हम सॉल्विंग के बाद, तो ये एक सिंपलीफाइड फॉर्म होती है, ठीक है ना। तो जब कभी भी आपको वेक्टर की इक्वेशन दी जाएगी तो वो इस फॉर्म में होगी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d, ऐसे दी जाएगी इक्वेशन। या जब कभी भी आप इसकी इक्वेशन फाइंड करके उसे सिंपलीफाई कर लोगे तो इसी फॉर्म में मिलेगी आपको, इसे कहते हैं जनरल फॉर्म, ठीक है ना। जनरल फॉर्म में भी ये वाली जो फॉर्म है इसे कहते हैं वेक्टर फॉर्म, ठीक है ना। इसकी होती है एक कार्टेशियन फॉर्म, वो ऐसे हो जाएगी, इसे आप क्या पाएंगे कि ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz प्लस d डैश इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी। देखिए यहां से देखते हैं, फिर से देख लीजिए, इसे ये था r माइनस a डॉट n वेक्टर, इस n वेक्टर को दोनों के साथ डॉट कर दिया गया, r के साथ भी और a के साथ भी, तो ये हो जाएगा r डॉट n माइनस a डॉट n हो गया, ठीक है ना। अगले स्टेप में इस टर्म को इक्वल के जगह ट्रांसफर कर दिया गया, a वेक्टर और n वेक्टर दोनों कांस्टेंट वेक्टर्स हैं, a वेक्टर है, वेक्टर भी कांस्टेंट होते हैं, वो बदल नहीं देते, फिक्स वेक्टर है। तो a जो वेक्टर है ना वो प्लेन पर लाई करने वाला एक फिक्स एक पॉइंट है, उसका पोजीशन वेक्टर है, फिक्स होगा, ठीक है ना। और n वेक्टर भी एक नॉन वेक्टर है। इस पूरे में वेरिएबल केवल एक ही जो है r वेक्टर, इसमें आ रहे हैं x y z, ये तो दोनों कांस्टेंट होंगे। ये क्या होगा कि ये यहाँ पर आ गया, ये हो गया a डॉट n हो गया, a डॉट n माने कोई नंबर आ जाएगा, सिंपल सा कोई 5 7 9 कार्टेशियन आ जाएगा, ये सच हो गया। इस फॉर्म से ये फॉर्म कैसे बनी, हां इसको देख लीजिए, तो r वेक्टर माने x i k प्लस y j k प्लस z k k, इसका डॉट कर रहे हैं आप n वेक्टर, n वेक्टर क्या था a i k प्लस b j k प्लस c k इज इक्वल टू d, ठीक है। सॉल्व करेगा डॉट तो इसका ऐसे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ax प्लस by प्लस cz इज इक्वल टू d। मैंने इसको यहां ट्रांसफर किया है तो मैंने उसे d प्लस कर दिया है, बस और क्या है, ठीक है ना। हाँ माइनस b लेकर के आओ, माइनस b हो जाएगा, माइनस d को मैंने प्लस b प्लस कर दिया है सिंपलीफाई करने के लिए, कॉम्प्लीमेंट है उसका, अरे उसको एक टर्म दे दिया है सर, नाम में माइनस d करने के लिए टेस्ट लगा दिया है, कॉम्प्लीमेंट कहां है, मैंने सेट नहीं प्लस कर दिया, आपको समझ आ गया बाकी सब, हां बस ठीक है। अगर किसी प्लेन पर लाई करने वाले 3 पॉइंट दे दिए जाएं तो प्लेन फिक्स हो जाता है। केवल 2 पॉइंट आप दोगे, जैसे आपने 2 पॉइंट दे दिए, मानो एक पॉइंट यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर है, 2 पॉइंट दे दिए तो अभी प्लेन फिक्स नहीं हो पाएगा। इन 2 पॉइंट से इनफाइनाइट प्लेन पास कर सकते हैं। अभी क्या होगा, प्लेन इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली लाइन उसके अबाउट रोटेट कर सकता है, ठीक है ना। लेकिन एक पॉइंट और अगर आपने दे दिया जो इन 2 पॉइंट के साथ, इन 2 पॉइंट के साथ एक लाइन में नहीं है, एक पॉइंट यहाँ हो गया, एक पॉइंट यहाँ हो गया और एक पॉइंट यहाँ दे दिया आपने, 3 पॉइंट जैसे आपने दिए प्लेन फिक्स हो जाएगा, अब प्लेन मूव नहीं कर सकता, ठीक है ना। तो 3 पॉइंट देने से प्लेन फिक्स हो जाता है, ठीक है। देखिए ऐसा मान लीजिए कि अगर किसी प्लेन पर
लाई करने वाले 3 पॉइंट दे दिए जाए, मान लो एक पॉइंट ए दे दिया, एक पॉइंट बी दे दिया जाए और एक पॉइंट दे दिया जाए सी दे दिया जाए, 3 पॉइंट आपको दे दिए गए, ठीक है। मान लेते हैं कि इनके पोजीशन वेक्टर्स हैं ए वेक्टर, बी वेक्टर और सी वेक्टर। अब ये 3 पॉइंट और आ गए आपके पास। अब इन तीनों पॉइंट को यूज करके प्लेन की इक्वेशन हमें निकालनी है। प्लेन की इक्वेशन के लिए 2 चीजें रिक्वायर्ड होती हैं, एक तो चाहिए होता है उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट और एक चाहिए होता है हमें नॉर्मल वेक्टर। 2 चीज रिक्वायर्ड है, 3 पॉइंट है हमारे पास। इस पॉइंट के लिए तो 3 चॉइस हैं, है ना, इनमें से किसी भी एक को आप ले सकते हैं। अब इन 3 पॉइंट को यूज करके प्लेन का नॉर्मल वेक्टर फाइंड करना है। कैसे कर सकते हैं बताओ स्टूडेंट? सर एक बार इसी वेक्टर बना लेंगे। 3 जो है पॉइंट, इनको यूज करके आप 2 वेक्टर फॉर्म कर लेंगे। ऐसे मान लो सी पॉइंट यहां पर था, एक हो जाएगा, एक वेक्टर हो गया ए वेक्टर और एक हो जाएगा ए सी वेक्टर हो जाएगा। 2 वेक्टर आ गए हमारे पास, ए बी वेक्टर और ए सी वेक्टर आ गए। इन दोनों का आप कर दीजिए क्रॉस प्रोडक्ट, यहां से मिल जाएगा आपको नॉर्मल वेक्टर मिल गया। यस और इनमें से कोई भी एक पॉइंट यूज कर लीजिए। ऐसे कर सकते हैं इसकी इक्वेशन को आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, कोई भी एक देगा, ठीक है ना, डॉट वेक्टर ए बी क्रॉस ए सी यस इज इक्वल टू 0। ये आ गई प्लेन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में, जबकि 3 पॉइंट दिए हो, ठीक है ना। तो इस फॉर्म में समझाना पड़ता है, बड़ा आसान समझा दी मैंने, ऐसा आ जाएगी इक्वेशन। लेकिन जब आप सॉल्व करें तो हमेशा इसे करना कार्टेशियन फॉर्म में। वो क्या होती है उसको देखिए, ठीक है ना। देखिए अगर ये 3 पॉइंट इस टाइप से होते हैं, ए पॉइंट दिया जा रहा है आपको कि x1 y1 z1, बी पॉइंट ये हो गया x2 y2 z2, सी पॉइंट ये हो गया x3 y3 z3, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट आपको दिए जा रहे थे, इनसे पास करने वाले प्लेन की इक्वेशन हमें फाइंड करनी थी। तो वो होगी ये देखो, एक बनेगी डिटरमिनेंट और इक्वल रखना है इसे 0 के। यहाँ आएगा x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1, x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस ये हो जाएगा z2 माइनस z1 माइनस z1। यहाँ आ जाएगा x3 माइनस x1 y3 माइनस y1 z3 माइनस z1, ये हो जाएगा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0। इससे आप एक्सपेक्ट कर लेंगे। अब देखिए ये तो सिंपल नंबर्स आएंगे, नंबर आ जाएंगे सारे, यहाँ बस x वेरिएबल रहेगा। एक्सपेंड करेंगे तो x y z में एक आ जाएगी इक्वेशन, वही हमारे प्लेन की इक्वेशन होगी। ऐसे निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इससे ये फॉर्म कैसे बन रही है ये समझना है अगर आपको, तो देख लीजिए। ये तो ये क्या है, ये है x y z, x1 y1 z1, आप माइनस कर रहे हैं इससे, तो क्या हो गया x माइनस x1 y1 y1 z1 z1। a b माने b माइनस a x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। इससे इन दोनों का जब आप क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो फर्स्ट रो में आएगा ij के, यहाँ बनेगा x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z1, ये आ गया, ठीक है ना। और ac माने c माइनस a, इट मींस x3 माइनस x1 y3 माइनस y1, इससे बनेगी थर्ड रो, ये बन गई। जब इनका आप डॉट करोगे इसके साथ तो इसकी जहां पे आई के थे वो इसके स्केलर कंपोनेंट से रिप्लेस हो जाएंगे, वो यहाँ आ जाएगा। तो एक क्या है, ये स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट है, ये बनती है। ये देखिए, जैसे ये देखिए ये कोऑर्डिनेट सिस्टम है ना, x एक्सिस y एक्सिस, ठीक है, और ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। ये कोई प्लेन जा रहा है इस तरह से, ठीक है। ये प्लेन दिख रहा है आपको लाइन ऐसा, इनफैक्ट ये ऐसे जा रहा है प्लेन, ये प्लेन है ये वाला, ठीक है ना। ये प्लेन जा रहा है, ठीक है। अब देखिए अगर हमें इस प्लेन का नॉर्मल यूनिट वेक्टर दिया हो n कैप दिया जा रहा है, ठीक है ना, एक ऐसा वेक्टर जो कि इस प्लेन के परपेंडिकुलर है और उसका मैग्नीट्यूड क्या है 1। इसके अलावा इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये दियो, मान लीजिए ये है स्मॉल p, तो इन दोनों के टर्म्स में इसकी इक्वेशन हम दे सकते हैं। ये इक्वेशन ये होती है r वेक्टर डॉट n कैप इज इक्वल टू p, ऐसे लिख जाएगी इस इक्वेशन। जनरल फॉर्म आपको याद होगी, वो क्या थी, r वेक्टर डॉट n वेक्टर इज इक्वल टू d,
थोड़ा सा चेंज आया इसमें, एन वेक्टर की जगह एन कैप हो गया है और डी की जगह पी हो गया है। पी का अब अपना स्पेसिफिक मीनिंग भी है। पी क्या है? पी इस प्लेन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये मीनिंग हो गया इसका, ठीक है ना। और ये एन कैप क्या है? एन कैप है नॉर्मल यूनिट वेक्टर। वहां होता था सिंपल नॉर्मल वेक्टर, ये है नॉर्मल यूनिट वेक्टर है। मतलब ऐसा वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड क्या है? 1। दूसरी बात ये इस प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। और p क्या है? p है परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ लाइन प्लेन फ्रॉम ओरिजिन, ये है, ठीक है ना। अब देखिए इसकी कार्टेशियन फॉर्म, ठीक है ना, क्योंकि ये एन कैप है, ये एक यूनिट वेक्टर है, तो इसमें डी आर की जगह डी सी देंगे। ऐसा मानेंगे कि ये है एल आई कैप प्लस एम जे कैप प्लस एन के कैप, ऐसे मानेंगे इसे, ठीक है ना। पी तो ऐसे ही रहेगा, पी रहेगा, तो इससे सॉल्व करोगे तो ये आपको मिलेगा एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड इज इक्वल टू पी, ये हो जाएगा। ये हो गया इसका डायरेक्शन रेशियोज और डायरेक्शन कोसाइन एक ही होंगे यूनिट वेक्टर। हाँ यूनिट वेक्टर है ना, तो क्या देखो डायरेक्शन कोसाइन तो एक ही होते हैं, डी आर के इनफाइनाइट सेट होते हैं, तो डीसी भी उसमें से एक सेट होता है, ऐसे कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से होता है। इसमें क्या होता है कि इस टाइप से बनता है क्वेश्चन कि आपको प्लेन की जनरल फॉर्म दे दी जाएगी, ऐसे कहता है कि आर वेक्टर डॉट एन वेक्टर इज इक्वल टू डी, ये आपको दे दिया जाएगा। आपसे कहेगा कि इसको नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए और इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन फाइंड करिए, ठीक है। इसे क्या करना होता है? सिंपली आपको इस इक्वेशन को एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड करना होता है, बस हो गया कन्वर्ट, ठीक है ना। d अपॉन एन वेक्टर मैग्नीट्यूड यही होता है p, यही है p, और एन वेक्टर अपॉन एन वेक्टर मैग्नीट्यूड ये हो जाएगा n कैप, ऐसे कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपसे कहूं कि एक ये प्लेन है r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 7, ठीक है ना। इसे नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करिए, डिवाइडेड बाय रूट 30, ठीक है ना। क्या करेंगे आप? इसका मैग्नीट्यूड निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे, ये हो जाएगा r वेक्टर, ये हो जाएगा 2i कैप प्लस 3j कैप अपॉन रूट 14 7 अपॉन रूट 14, ये हो गई नॉर्मल फॉर्म हो गई, और इसकी डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन वो हो जाएगी 7 अपॉन रूट 14, यहां से। अब देखिएगा, जैसे ये देखिए ये एक कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मतलब ये x एक्सिस हो गया, y एक्सिस और ये है z एक्सिस, ठीक है ना। है तो इस तरह से प्लान बने से इस तरह से ड्रॉ किया हुआ है, ये क्या है? z एक्सिस है, ठीक है। अब एक प्लेन है जो इस तरह से जा रहा है, जो इन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, ठीक है ना। ऐसा रहा होगा, ऐसा मान लीजिए ये है z एक्सिस, ये हो गया z एक्सिस, ठीक है। ये कोई प्लेन जा रहा है जो इन तीनों एक्सिस को कट कर रहा है, करेगा कट, ऐसे कट कर रहा है तीनों एक्सिस को, ठीक है ना। ऐसे मान लिया कि इसने x एक्सिस को पॉइंट A पर, y एक्सिस को B पर और z एक्सिस को C पर कट किया, ठीक है ना। ऐसा मान लीजिए ये पॉइंट है ओरिजिन, तो ये जो OA होगी, ये जो लेंथ होगी विद साइन, इसे ऐसे कहेंगे कि ये प्लेन का है x इंटरसेप्ट, इसे कहेंगे कि ये है x इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इससे हम शो करते हैं स्मॉल a से, और ये OB जो होगी इसे कहेंगे y इंटरसेप्ट, इससे हम डिनोट करते हैं स्मॉल b से, और ये OC होगी, ये हो जाएगा इसका z इंटरसेप्ट, ठीक है ना। इसे दिखाते हैं C से। अगर किसी प्लेन के ये तीनों इंटरसेप्ट दिए हो, x इंटरसेप्ट, y इंटरसेप्ट और z इंटरसेप्ट, तो इसकी इक्वेशन को इस तरह से हम लिख सकते हैं x अपॉन a प्लस y अपॉन b प्लस z अपॉन c इज इक्वल टू 1, ऐसे लिख सकते हैं। इसकी वेक्टर फॉर्म नहीं होती, ठीक है ना, केवल इसमें कार्टेशियन फॉर्म होती है, ठीक है। इसका क्वेश्चन ऐसे बनता है, आपसे कह दिया कि एक प्लेन है, ये हो गया 2x प्लस
3y माइनस 7z इज इक्वल टू 9। ऐसे दे दिया क्वेश्चन आपको, ठीक है ना। अब कहेगा कि इससे इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करिए, इसके x y और z इंटरसेप्ट फाइंड करिए। तो इसे क्या करेंगे, इसे 2 3 और 7 के इससे 9 से डिवाइड करेंगे। अच्छा ये हो जाएगा 2x अपॉन 9 प्लस 3y अपॉन 9 माइनस 7 z अपॉन 9 इज इक्वल टू 1। हो गया कन्वर्ट? ऐसे लिखेंगे x अपॉन 9/2 प्लस y अपॉन 3 प्लस z अपॉन माइनस 9/7 इज इक्वल टू 1। ये होगा इसका x इंटरसेप्ट y इंटरसेप्ट z इंटरसेप्ट, ऐसे कन्वर्ट करना होता है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स, ठीक है ना, ये इक्वल होगा एंगल बिटवीन देयर नॉर्मल्स। ठीक है ना। अगर क्या करना है हमें कि हमें दो प्लेन्स के बीच का एंगल फाइंड करना है, ठीक है। मान लो एक हो गया प्लेन r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर इज इक्वल टू d2। इन दोनों के बीच का एंगल हमें फाइंड करना हो। क्या करो, इन दोनों के नॉर्मल्स, इनके बीच का एंगल फाइंड कर लो, आ गया एंगल, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा थीटा इज इक्वल टू cos इनवर्स n1 वेक्टर डॉट n2 वेक्टर अपॉन n1 वेक्टर मैग्नीट्यूड n2 वेक्टर मैग्नीट्यूड, ऐसा ज्यादा इंग्लिश है, ठीक है। एंगल बिटवीन टू प्लेन्स हो गया। देखिएगा अब हमें एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है जो इस एक पॉइंट से पास करता हो और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो, ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि हमारा रिक्वायर्ड प्लेन इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर है, तो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वो भी इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगा, ठीक है ना। तो हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल n वेक्टर वो इक्वल होगा n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर। तो ये आ गया नॉर्मल वेक्टर और ये रहा पॉइंट मिल गया और ये मिल गया वेक्टर मिल गया नॉर्मल वेक्टर। आ गई इक्वेशन, क्या होगी इसकी इक्वेशन, r वेक्टर माइनस a वेक्टर डॉट n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ऐसे निकाल सकते हैं इक्वेशन। आई हो समझ में। ऐसे मान लीजिए कि मैंने आपको पॉइंट दिया वो था 102, ये हो गया पॉइंट, और जो दो ये प्लेन्स थे वो ये थे 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 1 इज इक्वल टू 0, और एक था x प्लस y माइनस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। अब एक ऐसे प्लेन की इक्वेशन आपको फाइंड करनी है जो इस पॉइंट से पास करता हो और इन दोनों प्लेन्स के परपेंडिकुलर हो। सॉल्व करिए इसे। तो पहले ओवरऑल नोट तो कर लें, ठीक है ना। कैसे करेंगे आप, क्या करो कि इन दोनों का नॉर्मल वेक्टर इनका आप निकाल लो क्रॉस प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हो जाएगा, एक तो ये बनेगी, एक डिटरमिनेंट बन जाएगी, यहाँ आ जाएगा i कैप j कैप k कैप, यहाँ लिखेंगे ये वाली रो आ जाएगी 2 3 माइनस 1, यहाँ आ जाएगा 1 1 माइनस 2। सॉल्व कर लीजिए इसे, ठीक है ना। पॉइंट हो गया, ये वाला हो गया, नॉर्मल वेक्टर आ जाएगा, पॉइंट आ जाएगा, सॉल्व कर लेंगे इसे, ठीक है ना। ये क्या हो जाएगा, इसे फर्स्ट रो के अलोंग एक्सपेंड कर दिया i कैप, और यहाँ हो जाएगा ये हो गया -6 प्लस 1, ठीक है ना, -5, ये हो जाएगा माइनस j कैप, ये हो जाएगा, ये देखिए यहाँ देखिए ये हो जाएगा, ये हो गया -4 प्लस 1, ठीक है ना, -3 प्लस k कैप, ये हो गया 2 -3 -1, ये आ गया -5 i कैप प्लस 3 j कैप माइनस k कैप, ये आ गया नॉर्मल वेक्टर आ गया, ये था पॉइंट, ठीक है ना। तो इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। कार्टेशियन फॉर्म में अगर आप लिखें तो इक्वेशन ऐसे लिख देते a x माइनस x1 प्लस b y माइनस y1 प्लस c z माइनस z1 इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो यहाँ a क्या है -5 x माइनस 1 प्लस b की वैल्यू क्या है +3 y माइनस 0
प्लस सी की वैल्यू क्या है -1, ये हो जाएगा -1 z -2 इज इक्वल टू 0। सॉल्व कर लीजिए इसे, ये हो गया -5x + 5 + 3y z + 2 इज इक्वल टू 0। -5x + 3y z + 7 इज इक्वल टू 0। ये आ गई हमारी इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड प्लेन। ऐसे निकाल सकते हैं। ये देखिए जैसे ऐसे कह रहा है कि हमें एक प्लेन की इक्वेशन फाइंड करनी है और हमारा रिक्वायर्ड प्लेन इन दोनों पॉइंट से पास करता है और इस दिए हुए प्लेन के परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। अब क्योंकि देखो ये दोनों पॉइंट प्लेन पर लाई करते हैं तो इनसे जो वेक्टर फॉर्म होगा, मान लेते हैं ए बी वेक्टर, ये प्लेन में लाई करेगा, ठीक है। अब क्योंकि ये वाला प्लेन हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के परपेंडिकुलर है तो इसका नॉर्मल वेक्टर ये हमारे रिक्वायर्ड प्लेन के पैरेलल होगा, ये हो गया एन वेक्टर, ठीक है ना। और ये था ए वेक्टर, तो ये एन वेक्टर और ए वेक्टर इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये देगा हमारे रिक्वायर्ड प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। बाकी पॉइंट के लिए दो चॉइस हमारे, चाहे इसको लेना है या इसको लेना है, ठीक है। तो इसकी इक्वेशन लोग ऐसे कर सकते हैं हम कि आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट ए बी वेक्टर क्रॉस एन वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी हमारे रिक्वायर्ड प्लेन की इक्वेशन, ठीक है। ये वेक्टर फॉर्म में समझाई जा रही है आपको, बाद में से आप चेंज कर सकते हैं, काट दीजिए फॉर्मूला चाहो तो, ठीक है ना। ऐसे करो, ठीक है। ऐसे करा है कि क्वेश्चन है, ऐसे करा है कि एक प्लेन है जो इस दिए हुए पॉइंट से पास करता है, ठीक है, और इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल है, ठीक है ना। हमारा जो रिक्वायर्ड प्लेन है वो इस पॉइंट से पास करता है और इन दोनों वेक्टर्स के पैरेलल है। तो इसकी इक्वेशन आप कैसे आप निकाल सकते हैं, देखो पॉइंट भी तो ये हो गया, पॉइंट हो गया, और जो प्लेन का जो नॉर्मल वेक्टर होगा वो होगा इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट आ जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे कर सकते हैं कि आर वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है ना, और डॉट पी क्रॉस क्यू ये वेक्टर हो जाएगा इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन। इसे कहते हैं, ये हो गया। इसके अलावा देखो दो वेक्टर ऐसे दिए हो जो कि प्लेन के पैरेलल हो, ठीक है, और एक पॉइंट दिया हो, तो प्लेन की इक्वेशन इस तरह से भी लिखी जाती है कि आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा पी वेक्टर प्लस म्यू क्यू वेक्टर, ऐसे भी लिखी जाती है प्लेन की इक्वेशन। इसे कहते हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, ठीक है। और इसे क्योंकि हम ऐसे कह रहे हैं पैरामीट्रिक फॉर्म, तो इसे कहते हैं नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। इसमें एक क्वेश्चन ऐसे बनता है कि इस तरह से प्लेन की इक्वेशन दे दी जाएगी आपको और आपसे कहेगा कि इसे इस फॉर्म में कन्वर्ट करिए, तो आपको ये पी और क्यू वेक्टर पहचानने होंगे, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे, कन्वर्ट कर सकते हैं इस तरह से होता है। बोलो यहाँ देखिएगा, जैसे देखिए ये एक प्लेन की इक्वेशन हमें पैरामीट्रिक फॉर्म में दी जा रही है, ठीक है ना। हमें इसे नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म में कन्वर्ट करना था, ठीक है। आप देखेंगे ये, ठीक है ना, एक ये तो एक पॉइंट होता है जो इस पर लाई करता है प्लेन पे, और ये होते हैं दो वेक्टर्स जिनके हमारा प्लेन पैरेलल है, ठीक है ना। तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर वो आएगा इन दोनों के क्रॉस प्रोडक्ट से, वो हो जाएगा यहाँ पर आई कैप जे कैप के कैप, यहाँ आ जाएगा 1 2 3 5 -2 और 7, ठीक है। इसे आप सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व करके ये क्या आएगा 20 देखिए आपसे सॉल्व कर लेंगे, ये आएगा 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप, ये आ जाएगा, ठीक है ना। और ये था हमारा एक वेक्टर, ठीक है। प्लेन की इक्वेशन आप इस तरह कर सकते हैं, ये हो जाएगी आर वेक्टर माइनस ये वाला वेक्टर आ जाएगा 2 आई कैप प्लस 2 जे कैप माइनस के कैप, ठीक है ना। इसका डॉट हो जाएगा इसके साथ 20 आई कैप प्लस 8 जे कैप माइनस 12 के कैप, ठीक है ना, इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ आवर रिक्वायर्ड प्लेन इन नॉन पैरामीट्रिक फॉर्म। इक्वेशन ऑफ आवर प्लेन
पैरेलल टू अ गिवन प्लेन। जैसे हमें ये एक प्लेन दिया जाए, ठीक है ना, हमें इसके पैरेलल प्लेन लिखता हूं, तो क्या होगा कि जब दो प्लेन्स आपस में पैरेलल होंगे तो दोनों का n वेक्टर सेम रहेगा, ठीक है। तो जो हमारा नया आएगा प्लेन वो इस टाइप का होगा r वेक्टर डॉट n वेक्टर, ये रहेगा सेम और ये हो जाएगा अननोन हो जाएगा। फॉर एग्जांपल से ऐसे होता है कि r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 7, ये होता। अब एक ऐसा प्लेन जो कि इसके पैरेलल हो उसकी इक्वेशन होगी इस टाइप की r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू d या d डैश, अननोन हो गया हमारे लिए अब, ठीक है ना। इसकी वैल्यू को फाइंड करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी क्वेश्चन में। जैसे ऐसे कर सकता है कि जो हमारा ये रिक्वायर्ड प्लेन है वो 1, 2, 0 इस पॉइंट से पास करता है। क्या करेंगे आप इसमें कि r वेक्टर खाली का वहां पे इसे रख देंगे इसमें, उससे ये d डैश सॉल्व हो जाएगा। रखिए इसमें ये हो जाएगा कि i कैप प्लस 2j कैप डॉट होगा इसके साथ 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप, ये होगा हमारा d डैश है। d यहां से आ जाएगा 2 प्लस 6 इक्वल टू d डैश की वैल्यू आ गई 8, ये इसमें हम रखेंगे तो हमारा रिक्वायर्ड प्लेन आ जाएगा, क्योंकि r वेक्टर डॉट 2i कैप प्लस 3j कैप माइनस k कैप इज इक्वल टू 8, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। इसी और देखिएगा अगर ये इक्वेशन हमें दी जाती कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे होता है ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0। अब ऐसा प्लेन जो कि इसके पैरेलल हो उसमें क्या होगा कि ये तीन टर्म सेम रहेंगे, ऐसे आ जाएगा कि ax प्लस by प्लस cz बस ये हो जाएगा अननोन हो जाएगा, d यहां कुछ होगा ये हो जाएगा, ये हो गया अननोन हो जाएगा d डैश। इससे सॉल्व करने के लिए कोई ऐसी कोई एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, हमें सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते अब क्या करना है हमें कि ऐसे प्लेन्स की इक्वेशन निकालनी है जो कि हमारे दिए हुए दोनों प्लेन्स के लाइन ऑफ इंटरसेक्शन उससे पास करते हो। इनफैक्ट ऐसे इनफाइनाइट प्लेन्स होंगे जो इन दिए हुए दोनों प्लेन्स की लाइन ऑफ इंटरसेक्शन से पास करते हो, ठीक है ना। देखिए जैसे ये दो प्लेन्स हैं, जैसे ये देखिए ये है एक प्लेन और एक प्लेन ये है, ठीक है ना, ऐसे करके ये दो प्लेन है, ठीक है ना। तो जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो इसमें बनती है इनकी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन, ठीक है ना, ये हो जाएगी लाइन ऑफ इंटरसेक्शन। अब इससे पास करने वाले इनफाइनाइट प्लेन हो सकते हैं, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ये एक प्लेन हो गया, ठीक है। तो इनफाइनाइट पॉसिबिलिटीज है, इन सारे प्लेन्स की एक कॉमन इक्वेशन कैसे हम दे सकते हैं उसको देखिएगा ध्यान से। देखिएगा ऐसे कर सकते हैं इससे कि ये लिखा हमने इक्वेशन लिखा r वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d1, ये हो गया एक प्लेन प्लस लैम्डा यहां आ जाएगा r वेक्टर डॉट n2 वेक्टर माइनस d2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी फैमिली की इक्वेशन। लैम्डा की वैल्यू हम चेंज करते जाएंगे तो इस फैमिली के डिफरेंट मेंबर आते जाएंगे। लैम्डा की वैल्यू को सॉल्व करने के लिए कोई एक्स्ट्रा कंडीशन प्रोवाइड की जाएगी, उससे लैम्डा आ जाएगी क्वेश्चन से, ठीक है ना। ऐसे इसको यहां देखें कार्टेशियन फॉर्म में तो इस फैमिली की इक्वेशन ऐसे लिखेंगे हम कि a1x प्लस b1y प्लस c1z प्लस d1 प्लस लैम्डा यहां आ जाएगा a2x प्लस b2y प्लस c2z प्लस d2 इज इक्वल टू 0, ये हो जाएगी फैमिली की इक्वेशन। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। जैसे ऐसे करके होगी हमें एक पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है ना, एक दे दिया जाए प्लेन, हमें क्या करना है इससे मान लो ये प्लेन है, ठीक है ना, और ये दे दिया पॉइंट। अब इस पॉइंट की इस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड करनी है हमें, ठीक है ना। तो क्या इसके लिए फॉर्मूला बनेगा उसको देखिएगा। देखिएगा इसमें क्या करना होता है कि जहां पे इसमें आ रहा है ये प्लेन की थी इक्वेशन, इसमें जहां पे आ रहा है r वेक्टर वहां पे इस पॉइंट को रख दिया जाएगा, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि ये डिस्टेंस है d, तो d इज इक्वल टू ये हो जाएगा a वेक्टर डॉट n वेक्टर माइनस d, ठीक है ना। इस पर लगा देंगे मॉडुलस पॉजिटिव करने के लिए, ठीक है ना, और फिर से n वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे, ऐसे बन जाता है। बात करें अगर कार्टेशियन फॉर्म में तो ऐसे कह सकते हैं कि पॉइंट था x1 y1 z1, ठीक है ना, और प्लेन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। यहां इस केस में सॉल्व करनी होती ये परपेंडिकुलर
डिस्टेंस, तो क्या करते हैं इस पॉइंट को इस प्लेन की इक्वेशन में रख देंगे। ये हो जाएगा ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d, ठीक है, डिवाइड कर देंगे इससे रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर से। ये फॉर्मूला बन जाएगा। इसे पॉजिटिव करने के लिए स्मॉल लगा देते हैं यहाँ पर, ये फॉर्मूला होता है। ये देखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। ऐसे मान लीजिए कि एक ये प्लेन और ये प्लेन, दोनों प्लेन्स पैरेलल है, तो क्या होगा कि दोनों का n वेक्टर सेम होगा, ठीक है ना, इस टाइप से। अब देखिए इस केस में इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के लिए फॉर्मूला बनता है d1 माइनस d2 मॉडुलस, ठीक है ना, डिवाइड बाय यहां जाएगा मैग्नीट्यूड ऑफ n वेक्टर, ये आ जाता है, ठीक है ना। बात करें अगर कार्टेशियन फॉर्म में, जैसे दो ये हैं प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d1 इज इक्वल टू 0। एक है प्लेन ax प्लस by प्लस cz प्लस d2 इज इक्वल टू 0। क्योंकि ये प्लेन्स पैरेलल है तो इनमें कोएफिशिएंट ऑफ x y z सेम होंगे दोनों में, ठीक है। सेम नहीं है तो पहले सेम बनाइए, उसके बाद ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है, ठीक है ना। तो अब इसमें क्या फॉर्मूला बनेगा कि ये डिस्टेंस इज इक्वल टू d1 माइनस d2 मॉडुलस अपॉन रूट में a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर, ये हो जाएगा, ठीक है ना। ऐसे निकाल सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल प्लेन्स। जिसमें आपसे कहूंगी दो प्लेन ये हैं 2x प्लस 3y माइनस z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। एक प्लेन है 4x प्लस 3y 4x प्लस 6y माइनस 2z प्लस 7 इज इक्वल टू 0। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस फाइंड करिए। 7 अपॉन रूट ऑफ 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, जिसमें 2 कॉमन आ जाएगा अपॉन 2 भी आएगा ऊपर, क्योंकि सब वो 7/2 हो जाएगा, नीचे वाला सेम बनाना पड़ेगा, नीचे 7/2 तू कर लेना। हाँ अच्छा सही है, ठीक है। तो इससे सॉल्व कर देंगे। इसमें आप देखेंगे कि ये तो ठीक है कि दोनों के नॉर्मल वेक्टर पैरेलल है, सेम नहीं आ रहा है, इसमें सेम ही लिखो, ठीक है। क्या करना पड़ेगा कि पहले से सेम बनाइए। इसके लिए इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है ना। ये जो फर्स्ट इक्वेशन है वो फर्स्ट जो प्लेन है वो ऐसे बन जाएगा 4x प्लस 6y माइनस 2z प्लस 14 हो जाएगा इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी 14 माइनस 7 मॉडुलस अपॉन, अब यहाँ आएगा 4 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, ये हो जाएगा, ये हो गया 16 प्लस 36 प्लस 4, कितना हो जाएगा, ये हो गया 56, ये हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 7 अपॉन रूट 56, ये आंसर हो जाएगा। ये आ जाएगी इसकी डिस्टेंस हो जाएगी, ठीक है ना सर। ये एंगल बिटवीन अ लाइन एंड अ प्लेन, मान लेते हैं कि ये है इक्वेशन ऑफ लाइन, ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन। ऐसे मान लेते हैं कि इनके बीच का जो एंगल बन रहा है वो एंगल है थीटा, ऐसे मान लेते हैं, ठीक है ना। इस एंगल को हमें फाइंड करना था। आप देखेंगे इस वजह से ऐसे देखिएगा, जैसे ये प्लेन है, ठीक है ना, और ये लाइन आ रही है इस तरह से, ठीक है ना। ऐसे मान लेते हैं कि लाइन और प्लेन इनके बीच में एंगल ये वाला बन रहा है, थीटा एंगल बन रहा है, ठीक है ना। अगर ये वाला एंगल थीटा है तो प्लेन का नॉर्मल ऐसे मान लो ये है और ये लाइन का m वेक्टर है, डायरेक्शन वेक्टर है, तो इनके बीच में जो एंगल बनेगा वो क्या हो जाएगा π/2 माइनस थीटा। ये एक वेक्टर, ये एक वेक्टर, इन दोनों वेक्टर्स के बीच का एंगल सॉल्व करना में आता है, उसे सॉल्व कर लेंगे। बस क्या होगा कि जहां पे इसमें थीटा आता है फॉर्मूले में, वहां पे अब क्या आएगा π/2 माइनस थीटा, इतना फर्क पड़ जाएगा। देखिए ये रहा लाइन का m वेक्टर, डायरेक्शन वेक्टर, और ये हो गया प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, ठीक है ना। फॉर्मूले के हिसाब से हो जाएगा cos, बस वहां जहां थीटा आना था वहां क्या आएगा π/2 माइनस थीटा इज इक्वल टू, ये हो जाएगा m वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन m वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू n वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये हो जाएगा। इसी करेंगे सॉल्व, ये हो जाएगा, ये बन जाएगा sin थीटा इज इक्वल टू m वेक्टर डॉट n वेक्टर अपॉन m वेक्टर मैग्नीट्यूड इनटू n वेक्टर मैग्नीट्यूड, ये फॉर्मूला बन जाएगा, ठीक है ना।
क्या करना है हमें कि हमें इक्वेशन ऑफ लाइन फाइंड करनी है जो कि इस पॉइंट से पास करती हो और इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल हो। ठीक है ना। अब क्या हो रहा है कि लाइन कैसी है कि इन दोनों प्लेन्स के पैरेलल है। ठीक, तो इट मींस लाइन इन दोनों के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। क्या हो रहा था कि लाइन इन प्लेन्स के पैरेलल है तो इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स के परपेंडिकुलर होगी। ठीक है ना। तो लाइन का जो डायरेक्शन वेक्टर है इसे हम कहते हैं एम वेक्टर, वो क्या होगा इन दोनों प्लेन्स के नॉर्मल्स का क्रॉस प्रोडक्ट ऐसे मिल जाएगा और एक पॉइंट ये रहा। ठीक है ना। अब कह सकते हैं कि इक्वेशन ऑफ एन क्या हो जाएगी आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम्स n1 वेक्टर क्रॉस n2 वेक्टर, ये हो जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। ठीक है ना। देखिएगा, देखिए अब हमें फाइंड करना है कि क्या कंडीशन होगी जब ये लाइन इस प्लेन में लाई करेगी कंप्लीटली। अब देखेंगे जैसे अगर हमें एक प्लेन और एक लाइन दी हो तो क्या होता है इसमें तीन केस पॉसिबल होते हैं। एक केस क्या बनता है कि लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करे, ऐसे जा रही लाइन, एक केस ये बनता है। एक केस बनता है कि लाइन प्लेन के पैरेलल हो, एक केस बनता है कि लाइन पैरेलल भी और इसमें लाई भी करती है। तो इस तरह से तीन केस पॉसिबल होते हैं। ठीक है, कैसे में आप फर्क करेंगे, कैसे आप अगर इन दोनों की इक्वेशंस दी हो तो कैसे आप पता लगाएंगे कि इनमें से कौन सा केस बन रहा है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम फाइंड करते हैं n वेक्टर डॉट m वेक्टर। ठीक है ना। ठीक है ना। इट मींस लाइन का डायरेक्शन वेक्टर और प्लेन का नॉर्मल वेक्टर, इनके बीच का एंगल हम इनका डॉट प्रोडक्ट करते हैं। ठीक है ना। अगर क्या हो रहा है कि प्लेन का नॉर्मल और लाइन का डायरेक्शन वेक्टर इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ये जीरो नहीं आ रहा है। ठीक है ना। इट मींस लाइन प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर नहीं है। इट मींस लाइन प्लेन के पैरेलल नहीं है। क्या होगा इस केस में लाइन प्लेन को इंटरसेक्ट करते हुए जाएगी, ये इसका मीनिंग हो जाता है। ठीक है ना। इन केस ये इक्वल टू आ रहा है जीरो के, तो अब दो केस पॉसिबल होते हैं। या तो लाइन सिंपली प्लेन के पैरेलल है लेकिन उसमें लाई नहीं कर रही, ये हो सकता है एक केस। एक केस होता है कि पैरेलल भी है उसमें लाई भी करती है। अब इनमें कैसे फर्क करेंगे। अब देखिए जब भी लाइन की इक्वेशन दी होगी आपको तो उस पर लाई करने वाला एक पॉइंट जरूर दिया जाएगा। ठीक है। अगर ये वाला पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाता है इट मींस एक तो लाइन पैरेलल है इस प्लेन के और इस पर लाई करने वाला एक प्लेन, इस प्लेन की इस पर लाई करने वाला एक पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो लाइन फिर इसमें लाई करेगी कंप्लीटली, ये केस बनेगा। ठीक है ना। तो एक कंडीशन और होती है इसमें, ये है कि ए वेक्टर को इसे सेटिस्फाई करना है, ए वेक्टर डॉट n वेक्टर शुड इक्वल टू t। अगर ये दोनों चीजें होंगी तो लाइन लाई करेगी प्लेन में, ऐसे करना होता है। इसी चीज को अगर हम देखें कार्टेशियन फॉर्म में देखें, ऐसा मान लीजिए कि लाइन की इक्वेशन है x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन ये इधर हमने यूज कर लेंगे, इसमें यूज करेंगे इस मान लेते a डैश b डैश ऐसे मान लेते हैं और ये हो गया z माइनस z1 अपॉन c डैश। प्लेन की इक्वेशन थी ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0 ऐसे मान लेते हैं। ठीक है ना। तो पहली कंडीशन है डॉट डॉट प्रोडक्ट की, इट मींस a डैश प्लस b डैश प्लस c डैश इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। सही कंडीशन ये है कि इस पॉइंट को x1 y1 z1 इस प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। इट मींस ax1 प्लस by1 प्लस cz1 प्लस d इज इक्वल टू क्या आना चाहिए 0। ये दो कंडीशंस होती हैं। अब देखिए कंडीशन फॉर कोप्लेनरिटी ऑफ टू लाइंस, यानी ठीक है ना, यानी कि जैसे ये दो लाइन हमें दी जा रही है, इनकी इक्वेशंस हमारे पास, हमें चेक करके बताना है कि दोनों लाइन एक ही प्लेन में लाइन करती है या नहीं करती है। क्या ऐसा कोई प्लेन पॉसिबल है जो इन दोनों से ही पास करे। ठीक है ना, इसे चेक करना है। होता है क्या है कि दो इंटरसेक्टिंग या दो पैरेलल लाइंस ये हमेशा एक ही प्लेन में होती हैं। ठीक है ना। केवल जो स्क्यू लाइंस होती हैं वो एक प्लेन में नहीं होती हैं। तो इसके लिए क्या करो, हमने एक दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का एक फॉर्मूला ड्राइव किया था।
क्या बना था फॉर्मूला? फॉर्मूला था a2 वेक्टर माइनस a1 वेक्टर डॉट m1 क्रॉस m2। ठीक है, अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है, अपॉन में भी कुछ था, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नीट्यूड अगर लाइन इंटरसेक्टिंग है तो ये उस फॉर्मूले का न्यूमरेटर है, इसको जीरो होना चाहिए। ठीक है ना, तो इंटरसेक्टिंग के लिए इससे आना चाहिए जीरो, तो लाइन होगी इंटरसेक्टिंग और एक ही प्लेन में लाई करेंगे। इन केस लाइन पैरेलल है, उस केस में ये टर्म जीरो हो जाएगा। ठीक है ना, बस ये हो गया कि अगर ये टर्म जीरो है तो लाइन हमेशा एक ही प्लेन में होगी, उनसे एक प्लेन को पास कराना पॉसिबल होगा। ये होती कंडीशन इसके लिए, ये हो गई कंडीशन। ये हुई कंडीशन। अब बात करते हैं कि इन दोनों से जो प्लेन पास कर रहा है उसकी इक्वेशन क्या होगी? दोनों में पैरेलल होगा। हाँ ठीक है ना, अब क्या करना है? हम अब सॉल्व कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ द प्लेन कंटेनिंग दीज लाइंस। वो कैसे निकाली जाएगी? ठीक है ना, किसी प्लेन में लाई करने वाली ये दो लाइन आपको प्रोवाइड कर दी जाए तो कैसे आप प्लेन की इक्वेशन आप निकाल सकते हैं? प्लेन की इक्वेशन निकालने के लिए दो चीजें रिक्वायर्ड होती हैं। डायरेक्शन और प्लेन में लाई करने वाला एक पॉइंट और उसका नॉर्मल वेक्टर। ठीक है ना, अब देखिए क्योंकि ये दोनों से कोई भी ले लेंगे, क्योंकि ये दोनों लाइन प्लेन में लाई करती हैं। ठीक है ना, ये वाली भी और ये वाली भी। अब देखो इस पर एक पॉइंट होगा a1, इस पे होगा a2। ठीक है, दोनों ही पॉइंट प्लेन में लाई कर रहे होंगे। ठीक है, तो इनमें से कोई सा भी पॉइंट आप यूज कर सकते हैं, वो हो गया। ठीक है ना, अब इसका हो गया m1 वेक्टर, ये हो गया m1 वेक्टर, इसके लिए हो गया m2। इनका क्रॉस प्रोडक्ट Cross दोनों में product दे देगा। ये दोनों ही वेक्टर प्लेन में लाई कर रहे हैं, इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट ये देगा प्लेन का नॉर्मल वेक्टर। ठीक है ना, तो ऐसा कैसे इक्वेशन की r वेक्टर माइनस a वेक्टर या a1 वेक्टर डॉट m1 क्रॉस m2 वेक्टर इज इक्वल टू 0। ये आ गई इक्वेशन ऑफ द प्लेन। ये थी कंडीशन कि दोनों लाइन एक प्लेन में है या नहीं है, चेक हो गया। और उस अगर एक लाइन में अगर एक ही प्लेन में है तो उस प्लेन की इक्वेशन वो ये हो जाएगी। ठीक है ना, इसी चीज को आप देखेंगे कार्टेशियन फॉर्म में। ठीक है ना, अब देखिए इनकी कार्टेशियन फॉर्म देखिए, ऐसे देखिएगा जैसे लाइन की इक्वेशन हमें ऐसे दी जाएगी, ये हो गई x माइनस x1 अपॉन a इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ठीक है ना, ये हो गई इक्वेशन ऑफ लाइन। इनको देते हैं a1 b1 c1 कर दिया। और इक्वेशन ऑफ प्लेन, इक्वेशन ऑफ सेकंड लाइन इसे कर दिया x माइनस x1 अपॉन a2 इज इक्वल टू y माइनस y2 अपॉन b2 इज इक्वल टू z माइनस z2 अपॉन c2। ठीक है ना, ये दोनों लाइंस हो गई। ठीक है, कंडीशन क्या बनेगी देखिएगा, ये हो जाएगी x2 माइनस x1 y2 माइनस y1 z2 माइनस z1। यहां आ जाएगा a1 b1 c1 a2 b2 c2 दिस डिटरमिनेंट शुड इक्वल टू 0। ये होगी कंडीशन। ठीक है ना, क्या है ये दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट है। ये a2 माइनस a1 x2 माइनस x1 इसका हो रहा है डॉट, जहां पे आ रहे थे i कैप j कैप ये कैप, वहां आ जाएंगे इसके स्केलर्स कंपोनेंट आ जाएंगे। ठीक है ना, अब इक्वेशन क्या बनेगी, वो हो जाएगी, इसमें क्या हुआ है जहां पे a2 आ रहा था वहां पर r वेक्टर आ गया, बाकी सब रहा है सेम। ठीक है ना, वो यहां हो जाएगा। जहां पे ये x2 y2 z2 आ रहे हैं वहां x y z आ जाएंगे, बाकी सब कुछ रहेगा सेम। ये हो जाएगी, ये अब यहां से निकलेगी इक्वेशन एक, ये हो जाएगी x माइनस x1 y माइनस y1 z माइनस z1 अपॉन में a1 b1 c1 a2 b2 c2। ये होगी डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0। ये हो जाएगी इक्वेशन। ठीक है ना, अब देखिए इसमें देखिए, अब हमें फाइंड करना है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ अ लाइन एंड अ प्लेन। ठीक है जी, ये हमें दी हुई है इक्वेशन ऑफ लाइन और ये है इक्वेशन ऑफ प्लेन।
हमें क्या करना है कि इनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड करना है, ठीक है। ऐसे मान लेते हैं ये प्लेन हो गया, ठीक है ना, और एक लाइन है उसको इंटरसेक्ट करते हुए जा रही है, हमें ये वाला पॉइंट फाइंड करना है, ठीक। देखिए आप क्या करो, सबसे पहले इस लाइन की इक्वेशन को इक्वल टू रखो लैम्डा की, ठीक है ना। यहां से इस लाइन पर अप्लाई करने वाले किसी भी पॉइंट के पैरामीट्रिक कोऑर्डिनेट इन टर्म्स ऑफ लैम्डा आ जाएंगे, उनको हम इस पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के कोऑर्डिनेट मान लेंगे, ठीक है ना। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, ये हो गया a लैम्डा प्लस x1 कॉमा b लैम्डा प्लस y1 कॉमा c लैम्डा प्लस z1, ये इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ गए, ठीक है ना। अब क्योंकि ये पॉइंट प्लेन पर भी अप्लाई करता है तो उसकी इक्वेशन सेटिस्फाई करेगा, तो इन पॉइंट्स को इसकी इक्वेशन हम यहां रख देंगे, x की जगह a लैम्डा प्लस x1, y की जगह पर b लैम्डा प्लस y1 और z की जगह पर c लैम्डा प्लस z1। तो हमारे पास एक आ जाएगी इक्वेशन, उस इस इक्वेशन में अननोन केवल एक ही होगा लैम्डा, इस इक्वेशन से लैम्डा की सॉल्व हो जाएगी, लैम्डा की इस वैल्यू को यहां रख देंगे इसमें, तो ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है ना। ये करना आगे अब देखिए, जैसे इस टाइप से हो कि हमें एक पॉइंट दे दिया जाए, ठीक है ना, ये दे दिया, मतलब इसके कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1 और ये प्लेन है, इसकी इक्वेशन दी जा रही है हमें ax प्लस by प्लस cz प्लस d इज इक्वल टू 0, इसकी इक्वेशन है। अब ऐसे करें कि इस पॉइंट की इस प्लेन में इमेज फाइंड करनी है, ठीक है। ये प्लेन हो गया, पॉइंट यहां पर कहीं होगा, इसकी इमेज यहां कहीं बनेगी, ठीक है। ऐसे मान लीजिए प्लेन मिरर है, ठीक है, इसमें इसकी इमेज आपको निकालनी है। तो एक चीज तो ये होती है कि पॉइंट और उसकी इमेज अगर इन दोनों को हम ज्वाइन करें, ऑब्जेक्ट और उसकी इमेज को अगर हम ज्वाइन करते हैं, तो ये लाइन सेगमेंट मिरर के परपेंडिकुलर होता है, ये होती है एक फैक्ट। और एक फैक्ट ये होता है कि ऑब्जेक्ट और इमेज इन दोनों की मिरर से डिस्टेंस इक्वल होती है। ये तो ये होता है, तो ये कि क्या होगा कि PQ जो होगा वो परपेंडिकुलर होगा प्लेन के, एक बात, और दूसरी बात कि PR इक्वल होगा RQ के। ये दो इफेक्ट हमारे पास, इन दोनों को यूज करके हमें पॉइंट R फाइंड करना है, ठीक है ना। इस टाइप से होगा। क्या करो, सबसे पहले क्या करते हैं कि इस लाइन PQ की इक्वेशन फाइंड कर लेंगे। कैसे, एक तो हमें ये पॉइंट पता है, और दूसरी बात ये आती है कि PQ परपेंडिकुलर है इस प्लेन के, तो प्लेन का नॉर्मल वेक्टर वो इस लाइन के लिए डायरेक्शन वेक्टर हो जाएगा, ठीक है ना। पॉइंट ये हो गया। तो इस लाइन PQ की इक्वेशन ये आ जाएगी x माइनस x1 अपॉन a कोएफिशिएंट ऑफ x प्लेन में से, ठीक है ना, इज इक्वल टू y माइनस y1 अपॉन b इज इक्वल टू z माइनस z1 अपॉन c। ये आ गई इक्वेशन ऑफ दिस लाइन PQ, हां सर, ठीक है ना। इसे इक्वल रखेंगे लैम्डा के, ठीक है ना, और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट निकालेंगे, उसको r के कोऑर्डिनेट मान लेंगे, r के मान लेते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ ये चॉइस है आपके पास, चाहो उसे R के मान लो या Q के मान लो, बेटर मुझे लगता है R के मान लेना। तो यहाँ से जो पॉइंट R है वो क्या आ गया, ये हो जाएगा a लैम्डा प्लस x1 कॉमा b लैम्डा प्लस y1 प्लस c लैम्डा प्लस z1, ये हो जाएगा पॉइंट R हो गया। अब क्योंकि पॉइंट R प्लेन पर भी अप्लाई करता है, प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, तो ये इस प्लेन की इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। इन पॉइंट्स को उठा करके x की जगह पर y की और z की नाम रख देंगे, तो एक इक्वेशन आ जाएगी, उसमें केवल एक अननोन होगा लैम्डा। यहां से ये लैम्डा सॉल्व हो जाएगा, लैम्डा की इस वैल्यू को आप रख देंगे इसमें, ठीक है। इसमें रखने से पॉइंट R सॉल्व हो जाएगा। मिड पॉइंट, फिर हमें ये आता है कि पॉइंट R जो है ना वो PQ का मिड पॉइंट है। इसे कुछ भी आप मान करके सेक्शन फॉर्मूला कहें या मिड पॉइंट फॉर्मूला, उसे यूज करके पॉइंट Q सॉल्व हो जाएगा। पॉइंट Q क्या हो जाएगी, इमेज आ गई इस पॉइंट की। पॉइंट R का भी अपना एक मीनिंग है। पॉइंट R क्या है, इसे ऐसे कह सकते हैं, पॉइंट R है फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा पॉइंट R हो गया, ठीक है ना। ये हो जाएगा फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, इसे कह सकते हैं। इस
टाइप से होता है कि जैसे हमें एक प्लेन दिया जा रहा है, इसकी इक्वेशन है हमारे पास, और ओरिजिन से हमने इस पे डाला परपेंडिकुलर, ये डाल दिया परपेंडिकुलर, फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ये क्या हुआ, ऐसे मान लेते हैं ये है पॉइंट P, तो इस पॉइंट P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे देखिएगा, ये होंगे माइनस डी ए अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा माइनस डी बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, कॉमा माइनस डी सी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ये हो जाएंगे फुट ऑफ द परपेंडिकुलर, ठीक है ना, फ्रॉम ओरिजिन। सर इसी वाली पे से आएगा।